बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे ट्रॉमा एंड सेल एनर्जी पैथोफिजियोलॉजी का जो चैप्टर है फ़ाइनल एग्ज़ाम के लिए। सबसे पहले तो इसमें ट्रॉमा हमें समझना है कि ट्रॉमा क्या है। ट्रॉमा इज़ द रिस्पांस टू अ डीपली डिस्ट्रेसिंग और डिस्टर्बिंग इवेंट। मतलब कोई भी इवेंट है, कोई भी वाक़या है जो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग है, बंदे को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर देता है, या फिर बहुत ज़्यादा आप स्ट्रेस में चले जाते हैं उस चीज़ की वजह से। ठीक है, दैट ओवरवेलम्स इन इंडिविजुअल्स एबिलिटी टू कोप कॉजेज़ फीलिंग्स ऑफ हेल्पलेसनेस। आप जो है उस वाक़ये से या उस ट्रॉमा से जो है निकलने की कोशिश करते हो, लेकिन आप नहीं निकल पाते। आप जो है ऐसा महसूस करते हो, क्या कहते हैं, हेल्पलेसनेस, मतलब आप अपने आप को बेबस महसूस करते हो। ठीक है, जब ऐसे सिचुएशन में आप आते हो कि आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो, बहुत ज़्यादा आप स्ट्रेस में हो, आप उस सिचुएशन से नहीं निकल पा रहे, आपको अपना आप हेल्पलेसनेस लग रहा है। ठीक है, तो ये जो है इसको हम क्या कहते हैं, ऐसे सिचुएशन को ट्रॉमा कहते हैं। इट कुड बी फिज़िकल और इमोशनल। मतलब फ़िज़िकल, आपके बॉडी को कोई नुकसान पहुंचा, आपका जो है कोई डैमेज हुआ, आपका हाथ कट गया, पाँव कट गया, ठीक है, या फिर कोई चोट लगी, ये भी फ़िज़िकल ट्रॉमा है। ठीक है, इमोशनल ट्रॉमा ये है कि साइकोलॉजिकली आप जो है डिस्टर्ब हो जाते हैं। आपका कोई अपना जो है वो किसी की डेथ हो जाती है, किसी के फैमिली में कोई मसला आता है, या फिर कोई दिमागी तौर पर आप डिस्टर्ब होते हैं। ठीक है, इसको हम साइकोलॉजिकल ट्रॉमा कहते हैं। तो फिज़िकल और इमोशनल या फिर साइकोलॉजिकल ट्रॉमा में आपको फ़र्क पता होना चाहिए। इसके बाद आता है सेल इंजरी। सेल इंजरी क्या है कि सेल्स जो होते हैं, नॉर्मल सेल्स, जब अपना टाइम पूरा कर लेते हैं, और अक्सर अपना टाइम पूरा नहीं भी करते, फिर भी उनकी डेथ हो जाती है। तो दो किस्म के डेथ होते हैं, या तो एक प्रोग्राम सेल डेथ होता है, मतलब सेल ने अपना काम पूरा किया, उसका जो है टाइम पूरा हुआ और फिर उसकी डेथ होती है, दैट्स नॉर्मल डेथ, या हम उसको एपोप्टोसिस कहते हैं, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। खैर, इस स्लाइड को पढ़ते हैं। नॉर्मल सेल्स हैव अ फेयरली नैरो रेंज ऑफ फंक्शन और स्टेडी स्टेट होम्योस्टेसिस। नॉर्मल सेल जो है क्या काम करते हैं, ज़्यादातर हमारा होम्योस्टेसिस मेंटेन करने में काम करते हैं। एक्सेस फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिक स्ट्रेस में फोर्स द सेल टू अ न्यू स्टेडी स्टेट। अच्छा, अगर किसी भी वजह से सेल पे दबाव ज़्यादा पड़ रहा है या बहुत ज़्यादा उस पर प्रेशर पड़ रहा है, तो सेल अपने आप को अडाप्ट कर लेता है, मतलब उस सिचुएशन के मुताबिक अपने आप को बना लेता है, अडाप्टेशन इख्तियार कर लेता है। टू मच स्ट्रेस एक्सीड्स द सेल्स अडाप्टिव कैपेसिटी, इंजरी। अच्छा, एडाप्टेशन के बाद भी अगर काम नहीं हो पाता, मतलब एडाप्टेशन के बाद भी जो है सेल पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा जो है वो सेल के बस से निकल जाती है बात, ठीक है, और वो नहीं कोप कर पा रहा, ठीक है, तो फिर ऐसे सिचुएशन में सेल जो है इंजरी की तरफ चला जाता है, और इसको हम इंजरी कहते हैं, मतलब सेल पर डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है। तो 3 स्टेजेस आ गई। एक है होम्योस्टेसिस, जो आपका सेल है वो बिल्कुल नॉर्मल पोजीशन में है। दूसरा ये कि उस पर थोड़ा सा कोई प्रेशर आया, कोई फिजियोलॉजिकल या पैथोलॉजिकल स्ट्रेस आया, ठीक है, उसकी वजह से सेल ने अपने आप को अडॉप्ट किया, ठीक है, उस सिचुएशन के, उस माहौल के मुताबिक अपने आप को जो है वो बना लिया। अगर उससे भी काम नहीं हुआ तो फिर आपका सेल जो है इंजरी की तरफ जाएगा, और मतलब डेथ होगी आपकी सेल की। इसके अलावा सेल इंजरी जो है या रिवर्सिबल होगी या फिर इरिवर्सिबल होगी। रिवर्सिबल क्या है, डिपेंड ऑन द टाइप, सिविरिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ एनर्जी। रिवर्सिबल वो है कि मतलब जब आप उस चीज़ को या उस कॉज को ख़त्म करते हैं जिसकी वजह से सेल इंजरी हो रही है, तो आपका सेल वापस ठीक हो सकता है या अपने सिचुएशन में वापस आ सकता है। किसी भी वो क्या करता है कि आपका जो मतलब जिस वजह से सेल डेथ हो रही है वो कितना सीवियर है, कितना ख़तरनाक है, या फिर कितने टाइम तक वो आपके बॉडी में रहता है। अगर ज़्यादा ख़तरनाक है और ज़्यादा टाइम तक रहता है तो फिर आपका सेल जो है रिवर्सिबल स्टेट में नहीं होगा, फिर वो इरिवर्सिबली जो है वो ख़त्म हो जाएगा। और सेल डेथ इज़ द रिज़ल्ट ऑफ इरिवर्सिबल इंजरी। सेल डेथ कब होती है, जब ऐसी इंजरी होती है जो कि इरिवर्सिबल होती है, मतलब जिससे आपका सेल वापस नहीं आ सकता, तो इरिवर्सिबल इंजरी उसको हम कहते हैं। ये आपको डायग्राम के थ्रू बताया गया है कि नॉर्मल सेल है,
फिर वो अपने आप को अडाप्ट कर लेता है। जब अडाप्टेशन से भी काम नहीं चलता तो फिर सेल इंजरी हो जाती है। और अगर सेल इंजरी ऐसी है कि मतलब कोई नॉर्मल है, माइल्ड स्टेट है, ठीक है, तो फिर रिवर्सिबल इंजरी हो जाती है। फिर जो है इसका एक मतलब साइकिल चलता रहता है, तो नॉर्मल सेल में वापस आ जाता है। अगर सेल इंजरी के बाद आपका जो है सीवियर प्रोग्रेस है, सीवियर बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, तो फिर वो इरिवर्सिबल इंजरी होगी और आपका सेल या तो नेक्रोसिस में चला जाएगा या फिर एपोप्टोसिस में चला जाएगा। अच्छा जी, इसके कॉजेज़ क्या क्या होते हैं सेल इंजरी के या नेक्रोसिस के, क्या कॉजेज़ का क्या 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 है। सबसे पहले इसमें हाइपोक्सिया आता है। हाइपोक्सिया मतलब कि आपके बॉडी को ऑक्सीजन कम मिल रही है। इस्कीमिया जो है, जब आपके ब्लड में ऑक्सीजन कम हो, ठीक है, उसको हम कहते हैं हाइपोक्सीमिया, भी ऑक्सीजन की कमी है। लॉस ऑफ ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, या आपके ब्लड में या आपके बॉडी में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो ऑक्सीजन को कैरी कर सके, ठीक है, इसकी वजह से भी सेल डेथ या सेल इंजरी हो सकती है। इसके अलावा फ्री रेडिकल्स जो कि आयंस वगैरह होते हैं सेल्स में, अगर वो किसी चीज़ के साथ रिएक्शन करे, ठीक है, तो उसकी वजह से भी सेल डेथ हो सकती है। केमिकल्स, ड्रग्स, टॉक्सिन्स, इन्फेक्शंस, फिज़िकल एजेंट्स, इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन, मतलब इम्यूनिटी जो है बंदे की अपनी कोई मसला हुआ इम्यूनिटी में, जेनेटिकल एबनॉर्मेलिटीज़ की वजह से भी हो सकती है, या फिर न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस की वजह से। तो ये कुछ उसके कॉजेज़ हैं सेल इंजरी के। इसमें आपको बताया हुआ है इस्कीमिया जो है लो ऑक्सीजन लेवल है, ठीक है। लोकली मतलब ये किसी भी एरिया में हो सकता है कि आपका ब्लड क्लॉट हो गया। जब ब्लड क्लॉट होता है तो ज़ाहिर बात है ऑक्सीजन भी आगे नहीं जाएगा, ठीक है, तो ये आपका ब्लड क्लॉट करवा सकता है, या फिर सिस्टमिक आपका ये कार्डियक फेलियर की तरफ लेके जा सकता है, मतलब आपका हार्ट फेल हो सकता है। हाइपोक्सीमिया क्या है, ऑक्सीजन प्रॉब्लम्स, मतलब जब आप किसी ऊंचे इलाके पे चले जाते हो, पहाड़ों में चले जाते हो, ठीक है, तो वहाँ पे आपको ऑक्सीजन की कमी ज़्यादातर एल्टीट्यूड पे पाई जाती है, मतलब वहाँ पे ऑक्सीजन सही नहीं होती, तो लोगों को सांस की बीमारी वगैरह हो जाती है। इसके अलावा अगर हीमोग्लोबिन में कोई मसला है जो ऑक्सीजन कैरी करता है ब्लड में, ठीक है, अगर हीमोग्लोबिन में मसला आ जाएगा तो आपको एनीमिया हो सकता है। इसके अलावा ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन, मतलब साइनाइड पॉइजनिंग, कोई भी केमिकल्स वगैरह जो है आपके ब्लड में ज़्यादा हो गए, बॉडी में ज़्यादा हो गए, तो उसकी वजह से भी सेल डेथ या सेल इंजरी हो सकती है। केमिकल्स आपको दिए हुए हैं, केमिकल में पॉइजन्स आते हैं, आर्सेनिक, साइनाइड या मरकरी, या मतलब अगर ये किसी भी तरीके से बॉडी के अंदर ज़्यादा हो जाते हैं, चले जाते हैं, तो ये मेटाबॉलिज्म के साथ जो है वो रिएक्ट कर जाते हैं। अब ATP लेवल्स ड्रॉप बिलो क्रिटिकल लेवल, अफेक्टेड सेल्स विल डाई। और इसी तरह ये ATP के लेवल को अफेक्ट करते हैं। अगर ATP की लेवल को ये बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ कर देते हैं, ड्रॉप कर देते हैं, तो उसकी वजह से सेल डेथ होगी। केमिकल एजेंट्स कैन इंजर द सेल मेम्ब्रेन को ये ख़राब कर देते हैं, और अदर जो सेल स्ट्रक्चर्स होते हैं सेल के अंदर। इसके अलावा एंजाइमेटिक पाथवेज जो है वो ब्लॉक कर देते हैं। सेल जो प्रोटीन प्रोड्यूस करता है, ठीक है, उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के डिस्टर्बेंस जो है वो प्रोड्यूस करता है। इसी वजह से जो है ये मुख्तलिफ़ किस्म के जो केमिकल्स है वो सेल डेथ करवा सकते हैं। इसके अलावा जो इन्फेक्शंस है, इन्फेक्शंस की वजह से भी सेल इंजरी या डेथ हो सकती है, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स आपको दिए हुए हैं, फंजाई, रिकेट्सिया या बैक्टीरिया, वायरस जो है, इन चीज़ों की वजह से सेल डेथ जो है वो हो सकती है। फ़िज़िकल में मतलब आप टेम्परेचर की वजह से, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर है, या फिर इलेक्ट्रिकल फोर्सेस की वजह से, या फिर आप कोई जो है कोल्ड या हीट की वजह से सेल इंजरी हो सकती है, ठीक है, जो कि ज़्यादातर इरिवर्सिबल होती है। इसके अलावा अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है किसी बॉडी पे, ठीक है, तो सेलुलर डिस्रप्शन हो जाती है, ठीक है, मतलब कोई भी इंजरी वगैरह हो गई, आपको चोट लग गई, उसकी वजह से। इलेक्ट्रिकल करंट कैन कॉज डायरेक्ट ब्रेकडाउन ऑफ सेलुलर मेम्ब्रेन, अगर आपको करंट लगा, इलेक्ट्रिकल शॉक लगा, तो उसकी वजह से भी सेल डेथ हो सकती है। अच्छा, इम्यून सिस्टम की जो है उसमें अगर कोई डिस्टर्बेंस आ जाए उसकी वजह से भी होती है, जिसमें इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर सच एज इंटरफेरॉन्स एंड इंटरल्यूकिन्स, ये जो है दो मीडिएटर्स हैं जिसकी वजह से
होते हैं कैन अल्टर बोथ जीन एक्सप्रेशन एंड सेलुलर मेटाबॉलिज्म, मतलब ये सेलुलर मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब कर सकते हैं। द इफेक्ट आर डिज़ाइन टू हेल्प सेल्स कम्बैट एन इन्फेक्शन प्रोसेस, इसमें क्या करते हैं कि इन्फेक्शन प्रोसेस को ये मना करते हैं। बट द रिजल्टिंग स्ट्रेस टू सेल्स कैन बी हाईली इंजरियस एंड समटाइम्स डेडली, लेकिन अगर इनका जो है क्या होता है कि मतलब इधर उधर कोई मसला हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है, तो इनकी वजह से सेल डेथ हो सकती है। एक्टिवेशन ऑफ कम्प्लीमेंट कैन रिजल्ट इन डायरेक्ट अटैक ऑन सेल्स सरफेस मेम्ब्रेन, ये भी वही इम्यून सिस्टम के जो कम्प्लीमेंट्स होते हैं अगर डिस्टर्ब हो जाए तो सेल मेम्ब्रेन पर डायरेक्ट जो है वो अटैक करते हैं। साइटोटॉक्सिक टी सेल्स एंड NK सेल्स, नेचुरल किलर जो होते हैं, नेचुरल किलर सेल या फिर साइटोटॉक्सिक सेल। अच्छा, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स या फिर नेचुरल किलर सेल्स का काम क्या होता है कि आपके बॉडी में जितने भी वेस्ट मटेरियल्स होते हैं या कुछ सेल जो है वो ख़राब हो जाते हैं तो ये उनको ख़त्म कर देते हैं, या फिर जो कैंसरस सेल्स होते हैं उनको ख़त्म करने में ये काम करते हैं। लेकिन अगर ये डिस्टर्ब हो जाए, ठीक है, तो फिर ये अपने सही सेल जो होते हैं उनको भी ख़राब कर देते हैं, किल कर देते हैं, तो इनकी वजह से जो है ये इंजरी वगैरह हो सकती है। न्यूट्रिशन में अगर कोई कमी वगैरह आ जाए तो उसकी वजह से भी सेल इंजरी हो सकती है, जैसे कि प्रोटीन्स आप नहीं लेते, विटामिन्स नहीं लेते, या फिर मिनरल्स की कमी है तो वो भी सेलुलर इंजरी की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। या फिर डाइट्री एक्सेस है, या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप बहुत ज़्यादा लेते हैं, ठीक है, जैसे फैट बहुत ज़्यादा लेते हैं या फिर प्रोटीन्स बहुत ज़्यादा लेते हैं। अगर कम लेते हैं तो भी मसला है, बहुत ज़्यादा लेते हैं तो भी मसला हो सकता है। अच्छा, फ्री रेडिकल्स का भी मैंने बता दिया कि आयंस होते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, अगर आपके सेल्स में जो आयंस है उनके साथ कोई भी चीज़ आके रिएक्ट कर जाता है तो आपके सेल में एक रिएक्शन होती है जिसकी वजह से सेल का जो माहौल है वो ख़राब हो जाता है और ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी हो सकती है, कैंसर तक ये इस चीज़ की वजह से हो सकता है, ठीक है। तो फ्री रेडिकल्स की वजह से भी सेल इंजरी हो सकती है। ये आपको दिया हुआ है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ इरिडेशन, मतलब अगर OH आयन ज़्यादा हो जाए सेल में या फिर H आयन ज़्यादा हो जाए। इसके अलावा अगर एंडोजेनस नॉर्मल मेटाबॉलिक रिएक्शन जैसे कि H2O और ऑक्सीजन के दरमियान जो रिएक्शंस होते हैं, ठीक है, अगर इसमें कोई डिस्टर्ब आ जाए, या फिर Fe आयरन जो होता है अगर ये बहुत ज़्यादा हो जाए, न्यूट्रिशन ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और टॉक्सिन्स वगैरह जो है अगर ये ज़्यादा हो जाते हैं, ये सारे फ्री रेडिकल्स है, आयंस है, और इनके साथ आके कोई चीज़ रिएक्शन कर जाता है तो मतलब सेल डेथ हो सकती है। अच्छा, प्रिंसिपल स्ट्रक्चरल टारगेट फॉर सेल डैमेज, सबसे पहले मतलब जब आपका सेल डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है तो क्या क्या चीज़ें सबसे पहले उसमें मतलब ख़राब हो जाती है। सबसे पहले इसमें सेल मेम्ब्रेन्स, जिसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन एक ही चीज़ है, सबसे पहले वो ख़राब हो जाता है। तो अगर सेल मेम्ब्रेन ख़राब हो जाएगा तो पूरा सेल ही ख़राब हो जाता है, क्योंकि सेल के अंदर के जितने भी मटेरियल्स हैं वो बाहर की तरफ आने लग जाते हैं। या फिर ऑर्गेनील मेम्ब्रेन जो होते हैं, मतलब सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनील्स हैं उनके मेम्ब्रेन अगर ख़राब हो जाए, DNA या प्रोटीन जो एंजाइम वगैरह होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, तो अगर ये डैमेज हो जाए तो भी मसले हो सकते हैं। अच्छा, रिवर्सिबल और पैथोजेनेसिस ऑफ सेल इंजरी, हाइपोक्सिया, जैसे कि हमने बताया कि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल के बारे में पढ़ा। तो रिवर्सिबल क्या है, लॉस ऑफ ATP, मतलब अगर आपका ATP कम हो गया, ठीक है, तो उसको आप फिर ठीक करवा सकते हो या ATP को पूरा करवा सकते हो, तो आपका सेल रिवर्सिबल सिचुएशन में मतलब वापस आ सकता है, ठीक है। या फिर अगर आपका जो सोडियम पोटाशियम पंप है वो फेल हो गया तो वो भी ठीक हो सकता है। इसके अलावा एनारोबिक मेटाबॉलिज्म में क्या होता है कि इंक्रीज लैक्टिक एसिड एंड फॉस्फेट, अगर सेल के अंदर लैक्टिक एसिड ज़्यादा हो जाए या फॉस्फेट ज़्यादा हो जाए, ठीक है, तो आप उसको कम करवा सकते हो, आपका सेल रिवर्सिबल इंजरी की तरफ मतलब रिवर्सिबल हो सकता है, ठीक है। या फिर अगर प्रोटीन सिंथेसिस कम हो जाए तो फिर इसको आप ठीक करवा सकते हो, ये रिवर्सिबल सिचुएशन है।
इरिवर्सिबल में क्या आता है कि मैसिव इंट्रा साइटोप्लाज्मिक कैल्शियम एकमुलेशन, आपके जो सेल का साइटोप्लाज्म है, जो एरिया है, अगर वहाँ पे कैल्शियम बहुत ज़्यादा हो जाए, ठीक है, मैसिव एकमुलेशन हो जाए, मतलब हद से ज़्यादा जमा हो जाए, तो ये इरिवर्सिबल होगा। इस सिचुएशन में आपकी सेल डेथ होगी, आपका सेल वापस नहीं आ सकता। अच्छा, इरिवर्सिबल में दूसरा जो है एंजाइम एक्टिवेशन है, मतलब एंजाइम जो है आपके ख़राब हो जाते हैं आपके सेल्स के, तो वो फिर इरिवर्सिबल सिचुएशन होगा, आपका सेल वापस सही नहीं होगा। ठीक है, तो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल के आपको पता होने चाहिए। ये जितनी भी चीज़ें हमने पढ़ी वो यहाँ पे जो है इस स्लाइड में बताई गई हैं कि ATP डिक्रीज़ होगा, सोडियम पोटाशियम पंप ख़राब होगा, ठीक है। इसके अलावा जो है सोडियम में सेल में के अंदर जो है सोडियम लेवल ज़्यादा हो जाएगा, सेल स्वेलिंग हो जाएगी, और वही सारी चीज़ जो हमने पढ़ी, लैक्टिक एसिड ज़्यादा हो जाएगा। तो ये मतलब ज़रूरत नहीं है देखने की, जो हमने चीज़ें पढ़ी पहले वही है, एक स्लाइड में सिर्फ बताई गई है। इरिवर्सिबल एनर्जी क्या है कि माइटोकॉन्ड्रियल स्वेलिंग विद फॉर्मेशन ऑफ लार्ज एमॉर्फस डेंसिटीज़, वही के सेल जो है वो स्वेलिंग हो जाएगी, क्या हो जाएगा कि सेल का साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरीके से जो एंजाइम्स होंगे वो ख़राब होंगे, श्रिंक हो जाएंगे, ठीक है। मैकेनिज़्म क्या है कि इरिवर्सिबल माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया अपना काम छोड़ देगा और ATP जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी, और सेलुलर या फिर ऑर्गेनुलर जो मेम्ब्रेन्स होते हैं वो ख़राब हो जाएंगे। तो इसी तरीके से ये इरिवर्सिबल एनर्जी के वो प्रोसेस है। अच्छा, ये आपको बताया हुआ है कि सेल इंजरी या तो रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल, ये तो हमने पढ़ा। इसके बाद सेल डेथ जो है किस तरीके से होती है, एक नेक्रोसिस और दूसरा एपोप्टोसिस। सेल डेथ एपोप्टोसिस क्या है, इज़ ए रेगुलेटेड कंट्रोल प्रोसेस है, मतलब ये एक नेचुरल प्रोसेस है। जब आपके सेल का टाइम कंप्लीट हो जाता है, उसका काम ख़त्म हो जाता है, बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है उसको, तो ख़ुद ब खुद सेल जो है वो डेथ हो जाती है, सेल की ख़त्म हो जाता है। इसको हम एपोप्टोसिस कहते हैं। और ये कोई ख़तरनाक प्रोसेस नहीं है, मतलब ये बॉडी के लिए ज़रूरी है, अहम है कि एपोप्टोसिस होनी चाहिए बॉडी में। नेक्रोसिस क्या है कि ये पैथोलॉजिकल होता है हमेशा, ठीक है। और किसी भी इंजरी की वजह से, किसी भी मसले की वजह से आपको नेक्रोसिस हो सकता है, मतलब आपके सेल डेथ किसी भी प्रॉब्लम की वजह से जब होना स्टार्ट हो जाए, ठीक है, इसको हम नेक्रोसिस कहते हैं। और ये ज़्यादातर इरिवर्सिबल इंजरी की वजह से होते हैं, मतलब अगर आपकी इंजरी है वो रिवर्सिबल है तो उसमें आपका सेल नेक्रोसिस तक नहीं पहुंचेगा, बल्कि नेक्रोसिस से पहले पहले रिवर्स हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगर नेक्रोसिस तक एक सेल पहुंचता है तो वो इरिवर्सिबल होगा, मतलब उसमें इतनी चेंजेस आ चुकी होंगी, इतना ख़राब हो चुका होगा कि वो नेक्रोसिस की तरफ आएगा, सेल डेथ की तरफ, ठीक है। तो नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस में ये फ़र्क है। एपोप्टोसिस क्या है कि इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोसेस होते हैं, सम फिजियोलॉजिकल, सम पैथोलॉजिकल। प्रोग्राम सेल डेथ ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस, मतलब जब आपके सेल जो है वो न्यू बनते हैं तो पुराने सेल्स ख़राब होते हैं, ये प्रोग्राम सेल डेथ है। या फिर जो है आपका हार्मोन्स लेवल जो जब इंक्रीज़ होता है, ठीक है, थाइमस आपको दिया हुआ है, तो उसकी वजह से भी होते हैं। सेल डिलीशन एंड प्रोलिफरेशन, मतलब जब अब सेल की तादाद जब इंक्रीज़ होती है तो पुराने वाले सेल जो ख़राब होते हैं वो ख़ुद ब खुद ख़त्म हो जाते हैं। या फिर सेल डेथ एंड ट्यूमर्स, अगर ट्यूमर होते हैं और उसमें सेल डेथ होती है, ठीक है, उसको हम एपोप्टोसिस कहते हैं। सेल इंजरी एंड सम वायरल डिजीज़, या फिर अगर कुछ ऐसा है कि कुछ वायरस डिजीज़ होती है जिसकी वजह से सेल डेथ होती है, ठीक है, जैसे हेपेटाइटिस का आपको मिसाल दिया हुआ है, तो उसकी वजह से अगर सेल डेथ होती है तो उसको हम एपोप्टोसिस में काउंट करते हैं। ये भी आपको बताया हुआ है कि क्या क्या कैसे कैसे होता है। और सबसे पहले तो इसका कुछ मतलब हिस्ट्री दी हुई है कि ये ग्रीक ज़बान का लफ्ज़ है जिसमें एपो मीन अपार्ट, एक दूसरे से जुदा, और पोटोसिस मीन फॉलन, ठीक है। तो फॉलन अपार्ट का नाम दे सकते हैं, मतलब जब आप सेल्स को एक दूसरे से जुदा करते हो। और ये 1972 में डिस्कवर हुआ था। अब ये MCQs में आ सकता है, ठीक है। हाईली सिलेक्टिव प्रोसेस दैट एलिमिनेट इंजर्ड एंड एज सेल, इसमें क्या होता है कि जो सेल्स ख़राब होते हैं या फिर बहुत ज़्यादा उनको टाइम हो चुका होता है, वो मतलब इंजर्ड हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, एलिमिनेट कर जाते हैं।
The chromatin aggregate to the nuclear envelope and DNA fragmentation occur. Then the cell become fragmented into multiple apoptotic bodies. मतलब क्या होता है, आपके यहाँ पे दिया हुआ है कि सेल जो है आपका एक नॉर्मल सेल है, फिर वो उसका जो सेल मेम्ब्रेन है वो ख़राब हो जाता है थोड़ा थोड़ा, मतलब उसके सेल के अंदर के जो मटीरियल्स है वो बाहर की तरफ आने लग जाते हैं। उससे थोड़े थोड़े जो है एपोप्टोटिक बॉडीज़ बन जाते हैं, जो आपके ये दिए हुए थोड़े छोटे छोटे बॉडीज़ बन जाते हैं, और फिर सेल का जो है मुकम्मल जो नक्शा है वो ख़राब हो जाता है और ख़त्म हो जाता है। तो ये होता है एपोप्टोटिक प्रोसेस, ठीक है। इस तरीके से सेल डेथ होती है। फिर इसके अलावा टाइप ऑफ नेक्रोसिस आते हैं। नेक्रोसिस में एक कोगुलेटिव जो मोस्ट कॉमन है, दूसरा है लिक्विफैक्टिव और कैशियस और फैट नेक्रोसिस और गेंग्रीनस नेक्रोसिस, ये इसके कुछ टाइप्स है। कोगुलेटिव नेक्रोसिस क्या है? कॉज बाय इस्कीमिया, मतलब ऑक्सीजन की कमी की वजह से जो होता है उसको हम कोगुलेटिव नेक्रोसिस कहते हैं। और इसका जो आउटलाइन है, मतलब सेल का जो बाहर का लाइन होता है वो इसमें आपको नज़र आएगा, जिससे इस पिक्चर में आप देख सकते हैं सेल के जो बाहर का लाइन है वो सही से नज़र आता है, लेकिन सेल के अंदर का जो एरिया है वो ख़राब हो चुका है। चेंजेस अगर विद इन द सेल, मतलब सेल के अंदर चेंजेस आएंगे लेकिन बाहर से सेल बिल्कुल सही नज़र आएगा, बाहर का जो लाइन होगा वो बिल्कुल सही होगा। और इसमें सेल का जो शेप होगा, कलर होगा, वो बिल्कुल शेप बिल्कुल मेंटेन होगा, कलर में कुछ ना कुछ चेंजेस आ सकते हैं। दूसरा है लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस सीन इन बैक्टीरियल एब्सिस इन ब्रेन एंड फॉट। ये ज़्यादातर बैक्टीरिया की वजह से होता है, और कहाँ पे? ब्रेन में। अगर ब्रेन तक आपका बैक्टीरिया पहुंच जाए तो उस सिचुएशन में लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस हो सकते हैं। न्यूट्रोफिल रिलीज लाइसोसोमल एंजाइम दैट लिक्विफाइज द ऑर्गन। अच्छा, इसमें क्या होता है कि न्यूट्रोफिल जो है वो लाइसोसोमल एंजाइम रिलीज़ करते हैं और आर्गन को लिक्विफाई करते हैं, मतलब लिक्विड उसको दे देते हैं। डेवलप इनटू एक्यूविटी, और उसमें एक लिक्विड जो है वो डेवलप हो जाता है, वहाँ पे आप कह सकते हो कि एडिमा डेवलप हो जाता है, और उसमें आर्गन का जो शेप है वो भी ख़राब हो जाता है। इसको हम लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस कहते हैं। कैशियस नेक्रोसिस क्या है, या कजेशियस नेक्रोसिस आप कह सकते हो, कॉज बाय टीबी एंड फंगल इन्फेक्शन। ट्यूबरकुलोसिस की वजह से हो सकता है, या फिर इन्फेक्शंस, फंगल इन्फेक्शंस की वजह से हो सकता है। इन्फेक्टेड एरिया विल बी सराउंडेड बाय WBC, और इसमें क्या होता है कि जो इन्फेक्टेड एरिया है वो बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि रेड हुई होगी, वहाँ पे स्वेलिंग होगी, क्योंकि वहाँ के इर्द गिर्द जो है WBC जमा होंगे, रेड ब्लड सेल, सॉरी वाइट ब्लड सेल, ठीक है। और वहाँ पे जो है फेगोसाइटोसिस वगैरह चल रहा होगा। तो ये एक इम्यून सिस्टम का प्रोसेस है, जब वहाँ पे WBC जो है वो एकमुलेट हो जाते हैं। फैट नेक्रोसिस क्या है? ड्यू टू ट्रॉमा टू फैट रिच टिश्यू। अच्छा, इसमें क्या होता है कि आपका कोई भी ज़ख़म अगर आपको लग जाता है तो आपका फैट नेक्रोसिस होता है, जिसमें आपके फैट जो है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। और ड्यू टू डैमेज टू एंजाइम रिच टिश्यू, या फिर जहाँ पे एंजाइम बहुत ज़्यादा होते हैं वहाँ पे अगर उन टिश्यू में डैमेज हो जाए, जैसे कि पेनक्रियाज में और ब्रेस्ट में आपको दिया हुआ है साथ साथ एग्जांपल्स, ठीक है। तो वहाँ पे ये फैट नेक्रोसिस ज़्यादा होते हैं। अच्छा, सपोनिफिकेशन क्या है? डेड फैट टिश्यू बाइंड्स टू कैल्शियम, डेड फैट सेल्स डोंट हैव अ न्यूक्लियस। इसमें कोई न्यूक्लियस वगैरह नहीं होते, कैल्शियम के साथ मिल जाते हैं और फिर मतलब इनकी डेथ हो जाती है। इसको हम फैट नेक्रोसिस कहते हैं। अच्छा, गेंग्रीनस नेक्रोसिस क्या है? ड्यू टू इस्कीमिया टू अ स्पेसिफिक एरिया कैन बी कॉज्ड बाय इन्फेक्शन। मतलब गेंग्रीन जो है किस वजह से होता है कि किसी भी ख़ास एरिया तक ऑक्सीजन ना पहुँचे, ठीक है, ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो जो आर्गन है, जो भी, जैसे कि ये फुट दिया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी की वजह से इसके जो फिंगर्स है बिल्कुल ब्रेक हो चुके हैं और ख़राब हो चुके हैं। इसको हम गेंग्रीनस नेक्रोसिस कहते हैं। और ये क्या होता है कि डायबिटिक फुट में, मतलब अगर किसी को डायबिटीज़ की बीमारी है तो उनको इस चीज़ का ज़्यादा ख़तरा हो सकता है। तो गेंग्रीनस नेक्रोसिस में ये होता है, और ये स्पेशली ड्यू टू इस्कीमिया होता है, मतलब अगर ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो, ठीक है, तो उस वजह से ये मसला हो सकता है। अच्छा, यहाँ पे ये गेंग्रीनस तक ख़त्म हो जाता है। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।